बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज है उसमें किसको पैगाम दिया गया है खुफिया? क्या पीटीआई के हवाले से कोई पैगाम दिया गया है या फिर अदलिया को कोई पैगाम दिया गया है? अगर अदलिया को दिया गया है तो फिर उनके लिए किस तरह के अल्फाज का चुनाव किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि हुकूमत 9 मई के सानहे पर सिर्फ सियासत कर रही है, यानी पॉइंट स्कोरिंग चल रही है उनके यहाँ, बाकी अमली तौर पर काबिल जिक्र कोई काम नहीं किया है। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाक फौज ने पहले जो है वो जो मिलिट्री कोड ट्रायल, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें सिविलियंस के ट्रायल के पहले ही अपने इदारे के अंदर झाड़ू फेरा और कितने अफसरान धरे गए, आज इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। और बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी की 43 मिनट तक इमरान खान से तफसीली मुलाकात और फिर शाह महमूद कुरैशी की मायूस कुन वापसी। अब जो मायूस कुन वापसी है, क्या वो इमरान खान के जेल जाने का इंतजार करेंगे या फिर वो किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, क्या इसका हशर पाक सरजमीन पार्टी जैसा होने जा रहा है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और बात करेंगे कि सिंध हुकूमत ने जहालत की इंतहा कर दी, यानी जहालत भी जहालत, बल्कि अगर मेरा बस चले तो मैं जहालत में इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिंध हुकूमत का और सिंध हुकूमत के जो वज़राए आला 1994 से रहे हैं उन सबको उनका नाम उसमें शामिल करवा दूं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर के अलावा हम बात करेंगे इमरान खान पर दाखिल FIRs की। तो इससे पहले कि हम तफसीलात की तरफ जाएं, आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेहरबानी करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इख्तिताम को पहुंची और कुछ ये भी इतलात हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में के कुछ शुरका के दरमियान मजीद 2 रोज और भी मुशावरत चलेगी और इस मुशावरत के दौरान ये देखा जाएगा कि पाक फौज के अंदर जो 9 मई के सानहे में या फिर 9 मई की बगावत में जो लोग मुलविस थे उनके साथ क्या किया जाए, या फिर उनकी जो स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी का अमल अपना शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, इस मौजू पर नीचे मैं तफसील से बात करता हूं, लेकिन यहाँ मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, उस प्रेस रिलीज में पीटीआई के हवाले से तो वाज़ेह पैगाम है, मतलब बिल्कुल उनको खुल्लम खुल्ला यानी मास्टरमाइंड और ये चीजें कही गई हैं, लेकिन एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है सहूलतकार। तो सहूलतकार जैसा जो लफ्ज है वो जो है वो इस प्रेस रिलीज में किसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा, आप भी सोचें। मुझे तो पता है, ये जो सहूलतकार जैसा लफ्ज है ये इस्तेमाल हुआ है हमारी अदलिया के लिए, उस अदलिया के लिए जो जिनके दिमागों में आज भी इश्क़े इमरान का बड़ा सा कांटेदार कीड़ा घूम रहा है और वो कीड़ा मरने का नाम ही नहीं ले रहा। आप एक सॉफ्ट मैसेज भी इनको पहुंचे और इसको थोड़े से हार्ड मैसेज भी पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद वो कीड़ा थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, तो वो कीड़ा इनके दिमागों से नहीं निकल रहा। और इसलिए जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे 3 MPO के तहत जिन को गिरफ्तार किया गया, अदालतों ने उनको रिहा कर दिया। यास्मीन राशिद जिसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, रिहा कर दिया गया। परवेज इलाही जिसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, उसको तो मतलब बिल्कुल उसका केस ही डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इस तरह की कई चीजें हैं। इमरान खान की जिस तरह सहूलतकारी की जाती रही, बुशरा बीबी की जिस तरह सहूलतकारी की जाती रही, जिस तरह इनको दर्जनों के हिसाब से, थोक के हिसाब से, यानी जमानतों की होलसेल लगा के और जज अपने जमीर को इंसाफ पसंद कह के और ये कहते हुए भी इनको शर्म नहीं आती कि हम अल्लाह करीम का काम कर रहे हैं।
تو اگر آپ اللہ کریم کا یعنی اللہ رب العزت کا کام کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ 20 25 لاکھ روپے ماہانہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت کے لیے کام کریں نا، اور اللہ رب العزت کے لیے آپ ہی کام کر رہے ہیں، اور ایک 3-4 ججز ہی کام کر رہے ہیں، باقی سب جو ہے وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ فرام دا ڈے 1 آپ سہولت کار بنے ہوئے ہیں عمران خان کے، آپ نے ہر اسٹیج پہ سہولت کاری کی ہے، سپریم کورٹ نے ہر اسٹیج پہ عمران خان کی سہولت کاری کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہر اسٹیج پہ عمران خان کی سہولت کاری کی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے تو حدیں ختم کر دی، کوئی حد کوئی انتہا نہیں چھوڑی، راولپنڈی ہائی کورٹ نے بھی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ تو مطلب اس طرح ایک ایسا پلان یعنی جس کو اپنا عمران پروجیکٹ کہتے ہیں، یعنی اس کی ایسی مائنڈ بریننگ اپنا مائنڈ کیا کہتے ہیں اس کو برین واشنگ کی گئی، اور اس طرح ان کی ذہن سازی کی گئی کہ ان کو عمران کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی نظر آئے گا۔ تو اس لیے جو سہولت کار کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بالکل جو ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام ہے چیف جسٹس کے لیے اور نظام عدل کے لیے کہ اگر آپ سہولت کاری کرو گے تو پھر آپ میں اور جنہوں نے 9 مئی کو بغاوت کی ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ پاک فوج نے اس سے پہلے کہ سیویلینز کو کا جو ٹرائل شروع ہو یعنی ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو، اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے ادارے کے اندر جھاڑو پھیرا، اپنے لوگ یعنی وہ جو باب وردی تھے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس وقت تک جو ایکچوئل فگر آئی ہے جو مین جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں وہ ہے 123۔ اب اس 123 میں 16 جو ہے وہ اعلیٰ افسران ہیں، ان اعلیٰ افسران میں 3 بریگیڈیئر ہیں، 2 جی او سیز لاہور ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بھی اوپر کے رینک کے بھی بندے ہیں، اور ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوگا۔ اور فاروق مشن کمانڈرز کانفرنس جو مزید 2 روز جو چل رہی ہے جس میں جو ہے وہ ان چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں جتنے بھی جو گرفتار افسران ہیں یا تحویل میں ہیں ان کے حوالے سے باضابطہ طور پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا جائے، یا پھر جنرل فیض کی نظر بندی کے حوالے سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا جائے، یا پھر ناموں کی ایک فہرست جاری کر دی جائے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ نہیں کریں گے تو پھر سیویلینز میں شکوک و شبہات بڑھیں گے کہ سارا ملبہ ہم ہی پہ آنا تھا۔ تو جو ماسٹر مائنڈ مطلب پاک فوج کے اندر بیٹھے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور صرف پکڑا جائے گا تو سیویلینز کو ہی۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو جو وفاقی حکومت ہے، آج کے واضح پریس ریلیز کے باوجود یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ پنجاب حکومت فوری طور پر عمران خان کی گرفتاری کے اقدامات کرے گی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک قتل کی FIR ہوئی ہے، اور عمران خان کے خلاف جو قتل کی FIR ہوئی ہے وہ کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے ایک وکیل عبدالرزاق کے کا مقدمہ ہے، اور عبدالرزاق ایڈوکیٹ وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو کارروائی کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان پر اس کے اپنے ہی کارکن ضلع شاہ کے قتل کا معاملہ بھی جو ہے وہ زیر تفتیش ہے۔ تاہم کوئٹہ کا جو مقدمہ تھانہ شہید جمیل کاکڑ میں درج ہوا ہے، جس کی FIR نمبر 44/2023 ہے، وہ یہ جو FIR ہے یہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302، 109، 34 اور جو ہے وہ اپنا ATC کی دفعہ 6 اور 7 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے وہ عمران خان کے خلاف ہوا ہے تھانہ کوسار اسلام آباد میں۔ اب یہ مقدمہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کو ڈکلیئرڈ نوسر باز ثابت کرتا ہے، چیٹنگ، جال سازی، فراڈ، 420، یہ 420 کا مقدمہ ہے، یعنی 471 اور 468 اور 467 اور 420، 420
यानी अब ये 420 भी डिक्लेयर्ड हो गए। तो बहरहाल ये सारी चीजें हुई हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी ने जेल से रिहाई के बाद जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि इंसाफ का अलम उनके हाथ में है और वो जो है वो हकीकी आजादी की जदोजहद जारी रखेंगे। यानी यूं समझ लें कि इमरान खान माइनस, इमरान खान आउट, शाह महमूद कुरैशी इन। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से जो 43 मिनट तक मीटिंग जारी रही, उस मीटिंग में इमरान खान ने जो उसके बाद फिर जो उन्होंने स्पीच दी, उसका मतलब ये है कि यानी फॉर्मेशन का अपना जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी प्रेस रिलीज के भी जारी होने के बाद जो इमरान खान ने स्पीच दी, उसमें ऐसा महसूस हुआ कि वो डट के खड़े हैं। आज भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई बगावत होगी। उसको पता है कि कहीं ना कहीं से बगावत होनी है। वो शायद ये जानते हैं कि ये बगावत पाक फौज के अंदर से होगी। वो जानते हैं कि शायद पूरे मुल्क के अवाम उठ खड़े हों, यानी बहुत बड़ी बगावत हो जाए। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा और शाह महमूद कुरैशी मायूस कुन जो है वो शक्ल बना के और वहां से चले गए। लेकिन मामला जो है वो जूं का तूं है। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर हैं। ये वो तस्वीर हैं जो जहांगीर तरीन ने जो पार्टी बनाई है, यानी इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो ये यानी भगोड़ों की पनाहगाह है। अब या तो इसका हशर मुस्तफा कमाल की जो पार्टी थी, पाक सरजमीन पार्टी, उस जैसा होगा, या फिर ये होगा कि ये जो साइबेरिया के परिंदे उड़कर ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, या तो फिर यहाँ से जब मौसम बदलेगा तो उड़कर कहीं और चले जाएंगे और उसके बाद फिर कहीं और चले जाएंगे। तो इसका भी हशर पीएसपी जैसा ही होने जा रहा है। तो मैं बस आपका शुक्रगुजार हूँ। विश यू द बेस्ट। जो 9 मई को हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कभी इसके लिए बनी थी। हमने बड़ी अपनी कोशिश की है कि चीज़ें मुशावरत से हों, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम तरीन बात आपसे बतानी थी कि इमरान खान अपना सिंध हुकूमत के हवाले से कि सिंध हुकूमत ने जो काम किया है वो यूं समझ लें कि सिंध हुकूमत का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। शर्म की बात है कि इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। जब आप ये सुनेंगे और जानेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैरत होगी। नाज़रीन, 1994 में जो है वो सिंध हुकूमत ने वफाक से जो है वो 2 अरब और 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे, यानी सूद पे, इंटरेस्ट पे लिए थे। और इस वक्त तक ये सिंध हुकूमत 22 अरब रुपए सूद अदा कर चुकी है। सिंध हुकूमत सूद अदा कर चुकी है इस वक्त तक। यानी ये कैश डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लिए गए थे और इस वक्त तक 22 अरब रुपए का सूद अदा कर चुकी है। लेकिन इस वक्त भी जो वाजिबुल अदा रकम है यानी अपना सिंध गवर्नमेंट पर, वो 13 अरब 29 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपए है। और अगर मैं किसी बड़े मनसब पे होता तो खुदा की कसम जो वजारत खजाना का कलमदान मुराद अली शाह के पास है और मुसलसल मुराद अली शाह के पास है, और मैं इस शख्स को बाकायदा हथकड़ी लगवा के और बाकायदा जो नीम बरहना करके इसको गलियों में घुमाता। यानी 2 अरब 3 करोड़ रुपए का सूद 22 अरब रुपए अदा करने के बाद इस वक्त भी जो है वो 13 अरब 29 करोड़ 25 लाख 50 हजार रुपए वाजिबुल अदा हैं। तो आपको शर्म नहीं आती? डूब कर मर जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कि उनकी हुकूमत में इस तरह की बेहुदगियां हो रही हैं, ये तो एक हुई है। आसिफ जरदारी को भी थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि ये देख तो लें कि 2 अरब 3 करोड़ रुपए के पीछे किसने कितना मुंह काला किया है अपना। तो ये इस तरह निजाम सल्तनत चलेगा, इस तरह इस सूबे का निजाम चलेगा, इस तरह ये सिस्टम चलेगा।
बहरहाल बहुत अफसोस की बात है नाज़रीन, और मुमकिन है कि जो है वो कुछ चीजें मुझसे रह गई हों, या मुमकिन है कि कुछ चीजें मैं इस प्रोग्राम में जो मैंने कहा था वो शामिल न कर सका हूं, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहूंगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात कहता हुआ जाऊंगा कि एक गरीब जो है वो किसी गली से गुजर रहा था, तो एक बिगड़े हुए रईस का बच्चा जो था उसने आके उसको गाली दी। गरीब ने कुछ नहीं किया, उस बिगड़े हुए जो है वो अमीरजादे के बच्चे को देखा और उसको 1 रुपए का नोट दे दिया, ये चला गया। और वो जो बिगड़े हुए अमीरजादे का जो बच्चा था उसने देखा कि उस गरीब से भी ज्यादा एक दूसरा एक अमीर आदमी आ रहा है। उसने कहा कि उसको मैंने गाली दी थी, उसने मुझे 1 रुपया दिया था, इसको अगर मैं गाली दूंगा तो ये मुझे 10 रुपए देगा। तो इसने मंड के उसको 2-4 गालियां दे दी, और उस शरीफजादे ने भी कुल्हाड़ी घुमाई और उसका काम तमाम कर दिया। ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही कि जनरल फैज ने इमरान खान को जो है वो गाली देना सिखाई कि बाजवा को गाली दो, बाजवा को गाली दी, बाजवा ने इमरान खान को 1 रुपया दे दिया, और इमरान खान ने समझा कि अगर मैं जनरल आसिम मुनीर को गाली दूंगा तो ये मुझे 20 रुपए देगा या 10 रुपए देगा। तो उसका जो अंजाम है वो आपके सामने है कि इमरान खान, जिस तरह मैंने पहले वाले व्लॉग में भी कहा कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी में गिरफ्तारी मुमकिन है। मुमकिन है कि कल जब वो इस्लामाबाद जाएं, मेरे ख्याल में कल 8 तारीख है, अगर तो कल 8 तारीख है, हाँ कल 8 तारीख है, अगर कल वो इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और पिंकी पीरनी को नेब में जाना है, तो अगर वहां जाते हैं तो मुमकिन है कि वहां भी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।